ऐसा काम है, बड़ा काम, जो आप नहीं होते तो नहीं होता और आपने करके दिखाया है। यदि हम सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे ही वोट देते रहेंगे किसी के नाम पर, किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को, यदि हम चाहेंगे कि हमारे समाज का, हमारे बच्चों का भविष्य ठीक रहे, तो हमें इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और कहना होगा कि इस बार माफ़ कीजिए, ना आपको वोट देंगे ना आपकी पार्टी को वोट देंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर दीजिए, उसका पीठ थपथपा के दीजिए। यदि संतुष्ट नहीं हैं तो कहिए कि अब आप बैठिए, आपकी पार्टी भी छोड़े और आप भी छोड़िए, दूसरे को। अच्छा, अब सुनने में आ रहा है कि आप भी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्या कहिएगा इस पे? अब चर्चा में हैं आप, चारों तरफ जो है आपका यह चर्चा हो रहा है कि आप लोकसभा में चर्चा में किस क्षेत्र से आ रहे हैं? नहीं, अगर चांस मिला तो बेतिया क्षेत्र से आऊँगा। चांस मिला तो बेतिया क्षेत्र से? अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा होगी। यदि टिकट मिला तो बेतिया क्षेत्र से आऊँगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मंजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज का बिहार। हमने चंपारण में बहुत ऐसे नेता को देखा, मंत्री, गन्ना मंत्री बनते हुए, उप मुख्यमंत्री बनते हुए, पर्यटक मंत्री बनते हुए, लेकिन चंपारण का आज तक कोई कल्याण नहीं हुआ। कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि पर्यटक मंत्री ने ये करवाया है। कोई ऐसा चंपारण में काम नहीं हुआ कि गन्ना मंत्री हैं उन्होंने ये काम करवाया है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संजय जायसवाल जी ने जो है चंपारण के लिए कुछ किया हो। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे आप लोगों को, जिन्होंने नेता नहीं रहते हुए भी चंपारण को बहुत कुछ देने का काम किया है। आइए, हमारे साथ हैं चंपारण के सबसे प्रथम IPS श्री राघव शरण पांडे जी, जो चंपारण के लिए नेता नहीं रहते हुए भी चंपारण को बहुत कुछ दिया है। हम बता देना चाहते हैं, इसमें बता भी देना चाहते हैं आप लोगों को, चंपारण में अगर आप लौरिया चीनी मिल देख रहे हैं, सुगौली चीनी मिल देख रहे हैं जो पहले से बंद पड़ा था, और कुमारबाग स्टील प्लांट देख रहे हैं, तो इन्हीं की देन है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं, चंपारण बहुत पीछे है। चंपारण जिसने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह यहीं से शुरुआत की थी, लेकिन आज चंपारण भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से है और उद्योग धंधे के क्षेत्र में तो बहुत ही कमज़ोर है। यदि 100 आदमी हमसे मिलने आते हैं तो 90 लोग यही कहते हैं कि हमरा लइकवा कोनो उपाय हुई, का हुई, कहाँ जाई लइका। तो बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है पूरे देश में, बिहार में और भी अधिक है। तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? इसका औद्योगिकरण से सीधा रिश्ता है। औद्योगिकरण होना चाहिए। चंपारण में उद्योग धंधा स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए, जो दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं रही। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ चीनी मिल बहुत हुआ करते थे, बाद में चीनी मिल भी एक एक करके काफ़ी बंद हो गए। तो आपने सही कहा कि जब मैं भारत सरकार में पेट्रोलियम सचिव के पद पर था तो देखा कि बिहार में 17 चीनी मिल बंद पड़े हैं, कई वर्षों से बंद पड़े हैं। उनको खुलवाने के लिए बिहार सरकार कोशिश कर रही थी, टेंडर निकाल रही थी, कोई देने वाला नहीं था। तो हमारी जो कंपनी थी उसने इसमें पहल की और मैंने उसको सेटअप करवाने में एक भूमिका मेरी ज़बरदस्त रही। और जब मुख्यमंत्री नीतीश जी उद्घाटन कर रहे थे तो लौरिया और सुगौली दोनों जगह उन्होंने मंच से कहा कि RS पांडे जी नहीं होते तो आज ये शुभ दिन हम लोग नहीं देखते। मुझे भी अच्छा लगा कि अपनी धरती के लिए अगर कुछ करने का मुझे सौभाग्य मिला तो मुझे अच्छा लगा। देखिए, दुर्भाग्य है इस चंपारण का, जो चंपारण की जनता प्रतिभा को नहीं पहचानती है। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को जो है टिकट नहीं मिलता है, और टिकट मिलता है और पार्टी के नाम पर। देखिए, सबसे पहला कमजोरी चंपारण वासियों में है कि हम लोग पार्टी के नाम पर जो है टूट पड़ते हैं कि ये पार्टी है, इनको जो है इस पार्टी से हैं तो इनको वोट करना चाहिए, काहे कि हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए सब कोई काम करता है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि चंपारण के लिए कौन काम करता है
इसको जो है पहचानने की ज़रूरत है। तो चंपारण में जो है हमने एक गांव दिखाया। हम अपने वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक गांव को कवरेज किया जिस पंचायत का नाम बैजुआ सूरजपुर है। उस गांव की आबादी कम से कम 20,000 से अधिक है। 20,000 से अधिक वाले आबादी वाले गांव में जो है अभी तक उस गांव को कनेक्ट करने के लिए पुल नहीं बना है। और वहाँ पे अगर तबीयत खराब हो जाता है किसी का तो नाव से इधर इस पार से उस पार करते समय ही गाड़ी खुल जाती है। तो हमारे ही चंपारण के विधायक उस क्षेत्र के रहे नारायण शाह जी, 3 बार से सांसद रहे संजय जायसवाल जी, उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या कहिएगा इस पे? जो है वहाँ पे बहुत कठिनमय जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग, इसके लिए क्या कहिएगा? ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखने का मौका कुछ दिनों पहले हमें मिला था और अब लग रहा है कि आप ही ने बनाया था। तो वो देख के तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत निराशा हुई। मैंने शिक्षा मंत्रालय में भी केंद्र सरकार में काम किया है और सरकार की तो यही योजना है कि हर गांव में स्कूल खुले और वो चले और ठीक से चले। उसके कुछ मापदंड हैं और जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व होता है कि जहां कमी बेसी रह गई तो सरकार से लड़के, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लड़के और उसको सुचारू रूप से चालू करवाए। ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि जिस गांव में आप गए थे वहाँ नाव से चल के जाना होता है, जैसा मैंने वीडियो में देखा, और इतनी बड़ी आबादी है और उस फोटो को देख के लग रहा था कि उस विद्यालय में ना तो बेंच है ना डेस्क है। पढ़ाने वाला आदमी भी शिक्षक का बेटा है या कोई परिवार का है। तो इस तरह से तो आने वाली शिक्षा व्यवस्था भी जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है। आने वाली पीढ़ी तो बर्बाद हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि नाव से जब हम उतरते हैं तो नाव से उतरने के बाद भी अगर गांव तक 3 किलोमीटर जाना पड़ता है अंदर तब गांव आता है। और वहां तक जाने के लिए जो रोड जो है ना कच्ची है और बालू है, उसमें हम लोग गिर भी गए थे। आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो वीडियो है। उस बालू वाला रेत वाला रास्ता में जो हम लोग गिर गए थे उस गाँव को कवरेज करने। तो ये तो मैं बगहा का विधायक था 5 साल और मेरी प्राथमिकता थी कि सड़कों का जाल ऐसा बिछाया जाए कि कोई टोला छूट नहीं जाए। सरकार की भी प्राथमिकता थी कि हर गांव को जोड़ा जाए, हर टोला को जोड़ा जाए। लेकिन जब तक विधायक सक्रिय नहीं होगा, जब जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं होगा। तो मैंने तो 160, मुझे खुशी होती है ये जान के और आपको बता के कि 160 सड़कों का निर्माण मेरे कार्यकाल में बगहा विधानसभा में हुआ। और बगहा के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि सड़कों की हालत क्या थी और आज कैसी है। तो हर जगह ये तो जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही विशेष रूप से होती है कि सरकार के अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से अनुरोध करके, लड़ झगड़ के, अपनी बात कह के विधानसभा में, लोकसभा में कह के और इसको करवावे। जैसे भी हो, जब वोट लिया है उस आदमी ने तो उसकी जवाबदेही बनती है। और जनता को भी देखना है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। दोषी अगर काम नहीं हुआ है तो केवल विधायक और सांसद नहीं है। जब दूसरी बार चुनने के लिए जाता है, आप कह रहे हैं कि 2 बार 3 बार का विधायक है, सांसद है, दूसरी बार क्यों चांस मिलता है? एक बार तो चांस मिलने का कारण वहाँ के लोगों ने बताया कि हम लोग मोदी जी की वजह से वोट देते हैं। आप एक आदमी के नाम पर पूरे देश को वोट नहीं मिल सकता। ये प्रजातंत्र को देखना है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है और खास करके जब दूसरी बार वो आ रहा है तभी। एक बात और है सर कि अगर मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट कर रहे हैं, अगर मानते हैं जनता वोट कर रही है तो मोदी जी को भी अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए उस क्षेत्र से। अब मोदी जी की बात राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने क्या क्या कहा वो पूरा हुआ क्या? किसानों की आमदनी दुगुनी हुई क्या? किसानों की आमदनी यदि दुगुनी हुई तो पूरे देश को लाभ है। जय जयकार होना चाहिए। जी एकदम होना चाहिए। लेकिन आप और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ किसानों की आमदनी दुगुनी हुई क्या? आप बताइए। यहाँ गन्ना किसानों से हमारी बात होती है, धान गेहूं के किसानों से बात होती है। सारे लोग तो रो रहे हैं कि मौसम की मार अलग है और जो इनपुट लगता है फसल उगाने में उसका दाम बढ़ गया और धान गेहूं का दाम अगर बढ़ा भी तो बहुत कम बढ़ा, गन्ना के दाम में परिवर्तन नहीं हुआ। तो 5 साल में यदि आमदनी दुगुनी नहीं हुई तो ये राष्ट्रीय स्तर पर का फेलियर है। जी एकदम फेलियर। और कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पर जो ये छोटे छोटे काम हैं जो आप कह रहे हैं, स्कूल की हालत,
रोड की हालत। आप पूछिए ना जनप्रतिनिधियों से कि आपके 5 साल के कार्यकाल में, वो चाहे केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो या आपके प्रयास से हो, कौन ऐसा काम है, बड़ा काम, जो आप नहीं होते तो नहीं होता और आपने करके दिखाया है। यदि हम सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे ही वोट देते रहेंगे किसी के नाम पर, किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को, यदि हम चाहेंगे कि हमारे समाज का, हमारे बच्चों का भविष्य ठीक रहे, तो हमें इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और कहना होगा कि इस बार माफ़ कीजिए, ना आपको वोट देंगे ना आपकी पार्टी को वोट देंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर दीजिए, उसका पीठ थपथपा के दीजिए। यदि संतुष्ट नहीं हैं तो कहिए कि अब आप बैठिए, आपकी पार्टी भी छोड़े और आप भी छोड़िए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। जी, तो ये बगहा के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बहुत सारा बगहा के लिए काम किया है। हम एक बार फिर से प्रकाश राय जी का चर्चा करना चाहेंगे। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारा चनपटिया विधानसभा के लिए काम किया, लेकिन भाजपा जो है अच्छा व्यक्ति को टिकट नहीं दी, जिन्होंने चनपटिया के लिए बहुत कुछ किया है। और सेम घटना इनके साथ भी होता है कि बगहा से इन्होंने बहुत सारा काम किया जो काफ़ी सराहनीय है, और फिर भी इनको भाजपा टिकट नहीं देती है। इस पर क्या कहिएगा? और मेरा टिकट कट गया, पार्टी का अधिकार था, पार्टी जिसको देना था उसको दे दिया, जिसका काटना था काट दिया। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ पार्टी को क्या करना चाहिए? जो काम आपने इतना अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में, तो पार्टी जो है कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इस पे बताइए। गलत दिशा में जा रही है। जिसको टिकट दिया उसको पार्टी को कह के, पार्टी उसके साथ सहयोग करके हमारे समय में जितना काम हुआ उससे अधिक काम करवाना चाहिए। लेकिन अब 4 साल तो बीत गए, जाके देखिए बगहा में कैसा काम हो रहा है। यदि उस समय से अच्छा काम हो रहा है तो मेरा टिकट काटना चाहिए था। यदि खराब काम हो रहा है तो इसके लिए पार्टी जवाबदेह है, इसके लिए कैंडिडेट जिसको टिकट मिला है वो जवाबदेह नहीं है। टिकट काटने वाले और देने वाले जवाबदेह हैं, चाहे वो पटना के लोग हों या दिल्ली के लोग हों। तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप चंपारण वासी, आप देख लीजिए एक बार। हम फिर से बता देना चाहते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ मौजूद हैं जिन्होंने नेता नहीं रहते हुए भी चंपारण को बहुत कुछ दिया है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आप जो है नीतीश कुमार का वो भाषण सुन लीजिएगा कि RS पांडे अगर नहीं होते तो ये सुचारू रूप से जो है सुगौली चीनी मिल जो लूट चुका था, बर्बाद हो चुका था, वो चालू नहीं होता। ये जो कुमारबाग स्टील प्लांट आज मौजूदा सरकार में जो आज बंद है वो नहीं आता। लौरिया चीनी मिल आपको देखने को नहीं मिलता। ये RS पांडे का देन है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप सभी चंपारण वासी से हम एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि प्रतिभावान व्यक्ति का जो है चयन कीजिए आप अपने क्षेत्र से। पार्टी पे कब तक आप लोग वोट देते रहिएगा, बर्बाद होते रहिएगा। आज देखिए सरकार में नहीं रहते हुए भी इनके पास लोग आते हैं कि आप हमारे लिए कुछ व्यवस्था करवाइए, हमारे बेटवा को कुछ रोजगार दिलवाइए, ऐसा करके कोई आता है। हर दिन लोग आते हैं। हम तो आपको बता रहे थे कि हमारे पास यदि 100 लोग मिलने आते हैं तो उसमें 90 लोग की एक ही समस्या रहती है कि हमारा लइकवा के कोनो उपाय होई। जब ये रोजगार के संबंध में लोग बोल रहे थे तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सरकारी कंपनियां बंद की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कितने लोगों को, मैं तो अपने गांव में पूछ रहा था कि पिछले 5 वर्षों में कितने बच्चों को रोजगार मिला है, और हर घर में बेरोजगारी। कितने बच्चों को गांव में आपके रोजगार? 2-3 बस। गांव में नहीं, पूरे पंचायत में। पूरे पंचायत में 2-3 पिछले 5 वर्षों में 2-3, वो भी लोग खोज के अच्छा उसको शायद लगा है, इस तरह से लोग नाम ले रहे थे। और बेरोजगारी हर घर में है, हर जगह है। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए औद्योगिकरण चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रजातंत्र में जनता को एक ही अधिकार है, और वो है कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, एक वोट एक आदमी के पास है। 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो 1 वोट उसको है। और यदि ये वोट बर्बाद कर दिया पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, अपने भविष्य के नाम पर अगर नहीं, तो पछताना ही पड़ेगा और ऐसे ही होता रहेगा। मुझे तो तरस आती है कि हमारा क्या योगदान रहा है। इतनी बड़ी आबादी है हमारे ज़िले की, और यहाँ क्या हुआ है? दिखने में तो कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है।
ये भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है। हम बगहा में थे। बगहा से पटना जाने के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन का सपना ही रह गया। एक न एक दिन तो होगा ही, एक न एक दिन तो हर काम होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि अच्छा हो या बुरा हो, सरकार अच्छी हो या बुरी हो। विकास का क्रम तो चलता रहता है, धीरे धीरे या तेजी से। देश में क्या हुआ नहीं हुआ ये अभी कहने का समय नहीं है, लेकिन बगहा में यदि 10 साल में रूलिंग पार्टी जो केंद्र में रेल मंत्रालय आता है, यहाँ के सांसद लोग अगर बगहा से पटना तक का एक रेल नहीं चलवा पाए तो क्या सांसदी करने का अधिकार है आपको? आपने धरना क्यों नहीं किया? आपने प्रधानमंत्री के सामने जाके कहा क्यों नहीं कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ यदि ये रेल नहीं चलेगा? तो एक न एक दिन तो चल ही जाएगा, शायद कल परसों, 1-2 साल के बाद चल जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो चलेगा, लेकिन बगहा वासी कब तक इसके लिए तरसते रहेंगे? ये नेशनल हाईवे बरसों से 15-20 साल हो गए नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया। जब मैं विधायक बना, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लौरिया से बगहा जाने में 2.5 घंटे का समय लगता था। नेशनल हाईवे है। मैं जीत के जाके दिल्ली जो विभाग है वहाँ, पटना में उसके जो लोग हैं, मुजफ्फरपुर में लोग हैं, मोतिहारी में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हर आदमी के यहाँ जाके मैंने इसको जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं हुआ, और एक एक करके फिर छपवा से शुरू हुआ और धीरे धीरे बगहा तक बन गया। अब बन गया है, फाइनल हो गया है। अब फाइनल हो लीजिए, गया। देख अच्छा, अब सुनने में आ रहा है कि आप भी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्या कहिएगा इस पे? अब चर्चा में हैं आप, चारों तरफ जो है आपका जो है चर्चा हो रहा है कि आप लोकसभा में चर्चा में किस क्षेत्र से आ रहे हैं? नहीं, अगर चांस मिला तो बेतिया क्षेत्र से आऊँगा। चांस मिला तो बेतिया क्षेत्र से? अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा होगी। यदि टिकट मिला तो बेतिया क्षेत्र से लड़ूंगा। बेतिया क्षेत्र से तो एक गांव जो है हम आपको बताए हैं, उसका कल्याण होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा, वो वीडियो मैंने देखा है। वही गांव नहीं, मेरे जैसा आदमी यदि ये मौका मिला तो हर गांव की समीक्षा करके जो भी संभव होगा किया जाएगा। यहाँ हुआ ही क्या है? हालांकि उस गांव का जो है हम लोग इसलिए जिक्र कर रहे हैं, हम वहाँ पे रहते नहीं हैं, हमारा कुछ वैसा उस गांव से कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो है दुख देख के जो है ना, हम लोग के अंदर पीड़ा होती है कि इतना कष्टमय जीवन कैसे जी रहे हैं यहाँ के लोग। मेरा तो मानना है कि हमारे पूरे देश के लिए, और ख़ास करके जहाँ की जनसंख्या अधिक है, जैसे बिहार, उसमें हमारा चंपारण भी है, ऐसी जगहों के लिए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। शिक्षा का नींव खराब हो जाएगी। हमारे क्या है, प्राथमिक स्कूल जहाँ पर आपने जो दिखाया था वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जहाँ पर 20,000 के आबादी में 10 लाख के बच्चे जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर है भी वहाँ पे भोजन तो मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। हम लोग बहुत पीछे हैं। जी क्वालिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है, और जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, शिक्षा और चिकित्सा दोनों में जब तक सुधार नहीं होगा, एक गरीब आदमी जब बीमार पड़ जाता है तो सारी योजनाएं कागज़ पर हैं। किसी का पैर टूट जाए अगर मेरे गांव में, और डॉक्टर बेतिया का बोले कि इसको ये एक्सरे कराना है और इसको इस तरह प्लास्टर कराना है, यदि गरीब हो तो चंदा मांग के उसका इलाज होता है, नहीं तो वैसे ही रह जाएगा, लंगड़ा ही रह जाएगा वो आदमी। ये हमारे समाज की हालत है। चलिए, तो आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ राघव शरण पांडे जी। आप हमारे चंपारण वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? काम तो बहुत है, लेकिन चूंकि आप चुनाव और प्रजातंत्र की बात कह रहे हैं, आपने जनप्रतिनिधियों की बात शुरू की, तो मैं तो यही कहूँगा कि 24 में और 25 में चुनाव आने वाले हैं। आपको और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 1 वोट देने का अधिकार है। इसको व्यर्थ मत गंवाइए। इस नेता के नाम पर, इस पार्टी के नाम पर, इस दल के नाम पर, इस जाति के नाम पर, इस धर्म के नाम पर मत दीजिए, अपने भविष्य के नाम पर दीजिए। देखिए कि कौन उम्मीदवार कहाँ है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसकी क्षमता है, और यदि वो पुराना उम्मीदवार है और यदि सही मापदंड पर नहीं उतरा है तो उसको तो नकार ही दीजिए। प्रजातंत्र में यदि 2 दल बराबर हों तब भी अदला बदली करते रहने से मामला फ्रेश रहता है।
अदला बदली एक आदमी को बैठने मत दीजिए, एक आदमी को बैठने दीजिएगा आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो आप सभी चंपारण वासी सुने इनको। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।